हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आलोक कुमार। आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर की, आयनिक इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा ये चैप्टर ऐसा है, कई बार जब मैं नाम लेता हूं आयनिक इक्विलिब्रियम तो कई बार स्टूडेंट्स के चेहरों पर थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि अरे यार क्यों। अ, बच्चे थोड़ा डरते हैं इस टॉपिक से। स्टूडेंट्स थोड़ा सा फियरफुल रहते हैं, उनको ये थोड़ा मुश्किल लगता है। My experience says with most of the students when I interact कि आयनिक में वो कंफर्टेबल फील नहीं करते। मुझे रीज़न मालूम है क्यों कंफर्टेबल फील नहीं करते। वो कंफर्टेबल इसलिए नहीं फील करते क्योंकि इसमें केसेस थोड़े ज़्यादा बन जाते हैं और वो थोड़े फैल जाते हैं स्टूडेंट्स। इसमें वो केसेस को याद नहीं रख पाते या फिर फॉर्मूले रटने की कोशिश करते हैं। अगर इस चैप्टर में आप फॉर्मूले रटने की कोशिश ना करो और समझ के आगे बढ़ो तो फिर ये सिस्टमेटिकली पढ़ने पर ये चैप्टर एक रिलेटिवली आसान चैप्टर है। आसान नहीं भी कहेंगे तो मुश्किल तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखेंगे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड आयनिक इक्विलिब्रियम हियर। तो आज पहला लेक्चर है आयनिक इक्विलिब्रियम का, तो हेडिंग लिखेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम। अब आयनिक इक्विलिब्रियम वैसे तो हम यहाँ दो चैप्टर पढ़ते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम मोस्टली मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम लेते हैं, मॉलिक्यूल्स का इक्विलिब्रियम। जैसे PCl5 को हीट करो तो डिकम्पोजेज इनटू PCl3 गैस एंड Cl2 गैस इन ए क्लोज्ड सिस्टम और ए क्लोज्ड कंटेनर। तो ये मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम हो गया। जैसे प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय द हेबर्स प्रोसेस, ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम सिस्टम है, तो ये भी एक मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम हुआ। बट आयनिक इक्विलिब्रियम को इसलिए भी अलग किया गया है चैप्टर में, कॉन्सेप्ट मोर और लेस दोनों में सेम ही है, बट आयनिक इक्विलिब्रियम को पढ़ने का रीजन अलग से वो यही है कि सॉल्यूशन फेज में एक्वस मीडियम में आयनों की केमिस्ट्री बहुत ही वास्ट होती है। तो उस केमिस्ट्री को अलग से समझने के लिए वी हैव सेपरेटेड ए पार्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने से पहले चलिए पहले बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स की। इलेक्ट्रोलाइट्स वो जो आयंस प्रोवाइड करें। तो यहाँ पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो लिखो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। मेनली तीन तरह के हम इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। चलिए वन बाय वन वी विल टेक। फर्स्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये हुआ कि विच ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर। तो लिखो विच आयोनाइज almost completely in water। जैसे एग्जाम्पल्स में लिखेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स, SA मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जाम्पल याद भी रखने हैं, ये काम आएंगे, जैसे HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4। H2SO4 को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान लेते हैं, हालांकि सेकेंड एसोसिएशन इज पार्शियल, इनफ हाई बट पार्शियल। एंड HClO4 एटसेट्रा। स्ट्रॉन्ग बेसिस, जनरली अल्कली मेटल के जो बेसिस होते हैं, अल्कली मेटल लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो LiOH को भी स्ट्रॉन्ग बेस ही मानेंगे, हालांकि थोड़ा सा कम डिसॉल्व होता है, बट स्ट्रॉन्ग बेस में आएगा ये। NaOH, KOH, RbOH, CSOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। Salts, all salts are considered to be the strong electrolytes, जैसे NaCl,
KCl, सोडियम कार्बोनेट, बेरियम क्लोराइड एटसेट्रा। अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, मालूम कैसे पड़ता है कि इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है? कितना टूट गया, कंप्लीट टूट गया या नहीं टूट गया? ऐसा तो है नहीं कि NaCl को पानी में घोला और उसमें मुंह डाल के चेक कर लें कि कितने आयनों में टूटा है। दिस इज नॉट पॉसिबल, सिंपली नॉट पॉसिबल। तो फिर कैसे? कोई तो एक्सपेरिमेंटल मेथड होगा टू फाइंड आउट वेदर द इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीटली ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज्ड और नॉट। है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जो सॉल्यूशंस होते हैं दे आर वेरी हाईली कंडक्टिंग इन नेचर। और हाई कंडक्शन किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ आयंस, नॉट बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो लिख भी देंगे सॉल्यूशंस ऑफ such electrolytes, strong electrolytes are highly conducting. Are highly conducting. दूसरे होते हैं weak electrolytes. वीक इलेक्ट्रोलाइट नाम से ही मालूम पड़ रहा है, आयोनाइज पार्शियली। इन वाटर, हम यहाँ यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर ही लेते हैं, पूरी केमिस्ट्री हमारे वाटर में ही है यहाँ पर। तो आयोनाइज पार्शियली इन वाटर, जैसे एग्जाम्पल वीक एसिड्स, WA मतलब वीक एसिड्स। तो जैसे कौन? RCOH, carboxylic acids like acetic acid, formic acid, benzoic acid and so on. जैसे HCN, HOCN, diprotic acids में like H2CO3, H3PO4, etc. So these are the common examples of weak acids. Similarly, weak bases, ammonia, or aqueous medium it behaves as ammonium hydroxide, and derivatives of ammonia are NH2, hydrogen, ये डाइएसिडिक बेस है, डाइएसिडिक बेस। तो these are the examples of weak bases. Then comes, अच्छा यहां भी कैसे मालूम पड़ता है? चूंकि आयंस काफी कम बनते हैं यहाँ पर, ये पार्शियली आयोनाइज होते हैं, दे आर नॉट आयोनाइज कंप्लीटली। तो ऐसे सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी क्या होगी? रिलेटिवली कम होती है, तो लो कंडक्टिंग। सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कम होती है। एक होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, वो नाम से ही मालूम पड़ रहा होगा, ये वो सब्सटेंस है पानी में घुल तो जाते हैं बट आयोनाइज नहीं होते, डिजॉल्व इन वाटर बट डू नॉट आयोनाइज, बिल्कुल भी आयोनाइज नहीं होते ये। जैसे एग्जांपल ग्लूकोज, आप जानते हो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है बिकॉज ऑफ द OH लिंकेजेस, अल्कोहलिक लिंकेजेस होती हैं उसमें, थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर इट कैन डिजॉल्व। तो ग्लूकोज, यूरिया, अल्कोहल्स, इथेनॉल, मिथेनॉल, they are soluble but they do not ionize. So such kind of examples are non-electrolytes. इनके solutions very low conducting or almost non-conducting, almost non-conducting solution. अच्छा, ये ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टिंग क्यों बोल रहे हैं? आप ही बताओ, बोलो क्यों बोल रहे हैं नॉन कंडक्टिंग ऑलमोस्ट? अच्छा, ऑलमोस्ट क्यों यूज किया? आयन तो आ नहीं रहे, पानी तो है ना, वाटर सेल्फ आयोनाइज होता है। यू विल स्टडी इन द सेम चैप्टर, इन दिस चैप्टर ओनली, कि सेल्फ आयोनाइजेशन और ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर गिव्स अ स्लाइट और स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ एंड OH- आयंस। तो उसकी वजह से वाटर हैज अ वेरी लिटिल कंडक्टिविटी। तो इसलिए बिल्कुल जीरो तो नहीं बोलेंगे, तो ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सच सॉल्यूशंस। तो ये थे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब
यहां पर चलिए बात करेंगे अब आर्हीनियस थ्योरी ऑफ डिसोसिएशन। क्या है आर्हीनियस थ्योरी ऑफ डिसोसिएशन? कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डिसॉल्व करते हैं और वो आयोनाइज होता है तो उसके जो आयंस बनते हैं और जो अन आयोनाइज्ड इलेक्ट्रोलाइट होता है, देयर इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन देम। सिंबॉलिकली अगर मान लो ए बी इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में डिसॉल्व किया, घुल गया और आयोनाइज हुआ टू गिव ए प्लस एक्वस एंड बी माइनस एक्वस, देन हर इलेक्ट्रोलाइट का अपना एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, तो इसे के बोल दिया, के डिसोसिएशन। मान लो कंसंट्रेशन सी थी इनिशियली, इक्विलिब्रियम पर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ये कितना बना, सी अल्फा, ये सी अल्फा, ये टी इज इक्वल टू जीरो। टी इज इक्वल टू जीरो का मतलब एट स्टार्ट, यहां व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, टी इक्विलिब्रियम, तो के डिसोसिएशन किसके बराबर होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस, केमिकल इक्विलिब्रियम में ये बात हम पढ़ चुके होते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो ए प्लस बी माइनस अपॉन ए बी। तो यहां से अगर देखेंगे तो के डिसोसिएशन की वैल्यू क्या आ गई, सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी वन माइनस अल्फा, ये आ गया सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा। इसे बोल दिया इक्वेशन नंबर वन। एंड व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन ही बोल सकते हैं ऑफ सब्सटेंस और इलेक्ट्रोलाइट्स। डिफाइन कैसे होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ substance dissociated upon number of moles of substance initially taken। नंबर देखो क्या है अल्फा, अल्फा बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में, आप अल्फा ही कैलकुलेट करते रहेंगे, देखना आप। तो अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन ऑफ सब्सटेंस और इलेक्ट्रोलाइट इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस डिसोशिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस इनिशियली टेकन। इसको देसी भाषा में, हिंदी में बढ़िया से समझने के लिए क्या यूज करें, कितना टूटा, न्यूमरेटर में कौन, कितना टूटा अपॉन कितना लिया था, कितना कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में अपॉन कितना लिया था, कितना डिसोशिएट हुआ अपॉन कितना लिया था। तो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सब्सटेंस। अब बात आती है कि किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये अल्फा कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट भी है, लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा, वन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑब्वियसली अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा इज नियरली वन, और वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा इज मच लेस देन वन। तो कह सकते हो अल्फा इज नियरली वन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट and much less than 1 for weak electrolyte। तो अल्फा डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड, नेचर ऑफ सॉल्वेंट,
वैसे तो हम आयनिक इक्विलिब्रियम जब भी स्टडी करते हैं तो वी टेक सॉल्वेंट यूनिवर्सली एज वाटर, बट वाटर एक बढ़िया सॉल्वेंट है फॉर आयनिक कंपाउंड्स और फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। क्यों बढ़िया है? बिकॉज ऑफ द हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट अगर हाई होगा तो अल्फा ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो विल बी हाई। जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डी से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर H2O लिक्विड वाटर के लिए इज नियरली 80। तो वाटर इज ए वेरी गुड सॉल्वेंट। अच्छा, ये एक बात समझो जरा कि व्हाट इज द रोल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे मान लो आप NaCl की बात करते हो, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बट आप जानते हो रूम कंडीशन पे NaCl सॉलिड है। NaCl सॉलिड में Na प्लस और Cl माइनस स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्डिंग में अटैच्ड हैं, कनेक्टेड हैं और क्रिस्टल्स बनते हैं इसके। आप जानते हो कि NaCl में से Na प्लस और Cl माइनस को अलग अलग करना हो, अगर मेल्टिंग द्वारा करें तो यू हैव ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl, नियरली इवन बियॉन्ड 800 डिग्री सेल्सियस। तो लगभग 800 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट करोगे तब ये मेल्ट होकर के आयन टूट के अलग होंगे, Na प्लस एंड Cl माइनस। मत करो हीट, इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। जस्ट डिजॉल्व इन वाटर, पानी में डुबो दो इसको। पानी में डुबोते ही दे डिसोशिएट टू फॉर्म Na प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस। तो वाटर ने ऐसा क्या कर दिया कि NaCl बड़ी मुश्किल से जो आयन छोड़ता है एक दूसरे को मेल्टिंग के द्वारा, वो पानी में बड़े रूम कंडीशन पे बड़ी आसानी से टूट के अलग हो गए, Na प्लस एक्वस एंड Cl माइनस। इट इज ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज वेरी हाई। आप जानते हो कि आयनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट F इज इक्वल टू व्हाट? K Q1 Q2 अपॉन D इंटू R स्क्वायर, कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। D is what? Dielectric constant. For air और for the rare medium, मान लो NaCl सॉलिड है, तो एक तरीके से Na प्लस और Cl माइनस के बीच में अगर एयर में है, हवा में है, तो हवा मान लिया चलो, तो हवा के लिए D की वैल्यू क्या है? 1, और वाटर के लिए D की वैल्यू क्या है? 80। इसका मतलब रूम कंडीशन पर एयर में NaCl सॉलिड था, बट जैसे ही वाटर में डिसॉल्व किया तो मीडियम का इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो गया? 80। That means you have reduced the force of attraction between Na plus and Cl minus by a factor of 80। 80 गुना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, ऑब्वियसली ये आसानी से टूट जाएंगे। और टूटने के बाद हाइड्रेट और हो जाते हैं। हाइड्रेशन इज द स्टेबलाइजिंग प्रोसेस फॉर आयंस। हाइड्रेशन इज द स्टेबलाइजिंग प्रोसेस फॉर आयंस, यू विल स्टडी लेटर। तो एक तरीके से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफी हाई है, दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द बेस्ट सॉल्वेंट फॉर आयनिक कंपाउंड्स और पोलर कंपाउंड्स। तो लिख भी देंगे, वाटर इज एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर आयनिक कंपाउंड्स एंड पोलर मॉलिक्यूल्स। तो दूसरा फैक्टर था नेचर ऑफ सॉल्वेंट। थर्ड, विल टॉक अबाउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक काम करेंगे थोड़ी देर में, इसी में आगे पढ़ेंगे इसको। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में रेफर टू ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, इसको अलग से स्टडी करेंगे। लिख तो लें कि किस फैक्टर पे अल्फा डिपेंड करता है, बट इसको पढ़ा भी लेंगे बाद में। तो रेफर टू ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। देन कम्स फोर्थ, टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी रोल होता है। अब ये तो केमिकल इक्विलिब्रियम में जो ली चैटिलियर प्रिंसिपल है उसके बेसिस पे भी कह सकते हो कि अगर किसी सब्सटेंस का डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका डिसोसिएशन ज्यादा होगा, और यदि एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर डिसोसिएशन घट जाएगा। तो लिख भी देंगे, फॉर एंडोथर्मिक
dissolution of electrolyte, जो कि मोस्ट ऑफ द सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स में पाया जाता है। ज़्यादातर सॉलिड्स को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। तो फॉर एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अल्फा इंक्रीजेज। ऑब्वियसली अगर एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन है जो कि जनरली गैसेस में पाया जाता है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर अल्फा विल डिक्रीज। तो एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर अल्फा बढ़ता है। फिफ्थ, that is common ion effect. This is important. कॉमन आयन इफेक्ट क्या है? कॉमन आयन इफेक्ट एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। जैसे मान लो CH3COH का एक्वस सॉल्यूशन है, एसिडिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन, तो ये वीक एसिड है। अगर कोई वीक एसिड है तो वो पार्शियली आयोनाइज होगा पानी के अंदर, तो CH3CO माइनस एक्वस प्लस H प्लस एक्वस। एसिड के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka डिफाइन करते हैं, तो इसका Ka भी क्या हो जाएगा? कुछ ऐसा हो जाएगा, Ka ऑफ एसिडिक एसिड वुड बी कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स CH3CO माइनस इंटू H प्लस अपॉन CH3COOH। ये Ka हुआ। अब ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड है। इक्विलिब्रियम पर, केमिकल इक्विलिब्रियम में ये पॉइंट पढ़ते हो आप, एट केमिकल इक्विलिब्रियम the system is most stable. That means concentration of all the species present in the solution will remain constant. Color of the solution will remain constant. All thermodynamic parameters like enthalpy change, entropy change, and every thermodynamic parameter will continue to be constant because equilibrium system is stable. तो मान लो ये equilibrium system था, these concentration will become certain values and constant values will not change over a period of time. तो ये Ka आ गया, equilibrium constant of the acid. अच्छा, एसिड के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka डिफाइन होता है, तो बेस के लिए क्या डिफाइन होता है? Kb। हम दूसरी बात कर रहे हैं अभी, कॉमन आयन इफेक्ट। मान लो इसी सॉल्यूशन में, इन दिस सॉल्यूशन HCl गैस इज पास्ड और एडेड, सप्लाइड। मान लो इस सॉल्यूशन में आपने HCl गैस, अब HCl गैस जनरली गैस वॉल्यूम चेंज नहीं करते। गैसेस जब ऐड कराते हैं किसी सॉल्यूशन में तो गैसेस जब वो लिक्विफाई होते हैं तो उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। एंड वी अज्यूम फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आल्सो दैट एडिशन ऑफ द गैस डज नॉट चेंज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इफ क्वेश्चन डज नॉट स्पीक एनीथिंग अबाउट इट। तो HCl वो टूट जाएगा, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इंटू H प्लस एंड Cl माइनस। क्या हुआ? HCl जैसे ही हमने सप्लाई किया इस सॉल्यूशन में तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस विल कम फ्रॉम HCl, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एज ए प्रोडक्ट इन द मेन इक्विलिब्रियम इज इंक्रीज्ड। और जैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की बढ़ी, आप तो जानते हो फ्रॉम द ली चैटिलियर प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड, इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसिडिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था, टूट रहा होगा 4-5% जो भी टूट रहा होगा, बट जैसे ही आपने HCl इसमें सप्लाई किया, वो जो 4-5% टूट रहा था वो भी और कम टूटेगा, घट करके हो सकता है 2% या 1% या उससे भी कम आयोनाइज हो। इसका मतलब कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब ये है कि व्हेन कॉमन आयंस आर एडेड, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड। तो लैंग्वेज में इसको लिखेंगे भी, when a common ion concentration of a weak electrolyte is increased, alpha of weak electrolyte is suppressed. या in presence of common ion, alpha of the weak electrolyte is reduced.
तो व्हेन ए कॉमन आयन कंसंट्रेशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इंक्रीज्ड, अल्फा ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड। तो डिसोसिएशन और घट जाता है एंड दिस इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट। इस इफेक्ट का काफी यूज आएगा जब हम रिमेनिंग पार्ट में इसको स्टडी करेंगे। तो ये था कॉमन आयन इफेक्ट। हालांकि इसमें भी कुछ और बातें होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कॉमन आयन मिलाने पर कंसंट्रेशन ऑफ द कॉमन आयन बढ़ने की बजाय घट जाती है। तो फिर क्या होगा, फिर अल्फा बढ़ जाएगा। चलो अब मैंने जब बोल ही दिया है तो मैं बात कह देता हूँ। अब जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ उसके लिए यू शुड हैव द प्रॉपर नॉलेज ऑफ ली चैटिलियर प्रिंसिपल। मान लो यही था एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल। आयोनाइज हुआ CH3CO माइनस H प्लस। मान लो ये कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कुछ 0.1 m है फॉर एग्जाम्पल, और 1 लीटर सॉल्यूशन है। ये था। आपने इसमें HCl गैस नहीं पास कराई है। इस बार गैस पास कराओगे तो हमेशा अल्फा एसिटिक एसिड का कम ही होगा। मान लो आपने HCl सॉल्यूशन मिला दिया, इसमें 1 लीटर HCl जिसकी कंसंट्रेशन मान लो 0.01 m है, इज एडेड टू दिस सॉल्यूशन। तो ध्यान दो, H प्लस की फिर फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो गई? 1 लीटर सॉल्यूशन ये था 0.1, और 1 लीटर सॉल्यूशन और मिला दिया HCl का जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ HCl 0.01 m थी। तो फिर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हो गई? तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम 0.1 इंटू 1 प्लस, यहां से भी आएगा H प्लस 0.01 इंटू 1 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 2 लीटर। तो जरा देखो कितनी वैल्यू हो गई? 0.1 प्लस 0.01 0.11 अपॉन 2 0.055 m। ध्यान दो, ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब बाहर से HCl मिलाया हमने, कॉमन आयन भले ही मिलाए थे हमने, बट H प्लस की फाइनल कंसंट्रेशन घट गई, और जब फाइनल कंसंट्रेशन ये घट जाएगी, ये डिक्रीज हुई है, तो इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अल्फा एसिटिक एसिड का और बढ़ जाएगा। तो इन दिस केस अल्फा इज इंक्रीज्ड। तो अल्फा ऑफ CH3COH इंक्रीजेज। तो ऐसा हो सकता है कि कॉमन आयन मिलाने पर अल्फा ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इंक्रीज्ड, बट ये बहुत ही स्पेसिफिक केस हो गया। इन जनरल, अगर कोई जनरल बात कहता है और बगैर डेटा के बात कहता है, कोई डेटा नहीं दिया हुआ आपको, कोई डेटा नहीं दिया हुआ और जनरल बात कही जा रही है, और आपसे ये कहा जाए कि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, उसमें कॉमन आयन फर्निश करा दिए, बाहर से मिला दिए, तो क्या कहोगे? आपको बस जवाब देना है कि अल्फा ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड और डिक्रीज्ड। इंक्रीजिंग वाला मैंने एक स्पेशल केस लिया तो सही, बट ये हमें जब भी कंसीडर करना है व्हेन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज इन्वॉल्व्ड। अदरवाइज इन जनरल कॉमन आयन इफेक्ट मींस अल्फा ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस। तो ध्यान देंगे, ये सब बातें भी होती हैं। हालांकि दीज पॉइंट्स विल फर्दर कम when we solve numerical problems। तो ये थे factors affecting degree of ionization और dissociation of the weak electrolyte। चलिए इसके आगे की बात, हमने कहा भी था common ion effect में, हमने कहा भी था concentration के प्रभाव में। we will take up Ostwald dilution law, वो next वीडियो में देखेंगे। That's it for now, thank you।